है बच्चों, तो स्वागत है फिजिक्स एकेडमी बाई डीपी सर में। तो आज हम लोग को पढ़ना एक टॉपिक, नया टॉपिक है हमारे लिए, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन, क्रियाविधि, ठीक है, ये सारी चीजें बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। किस सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर, कौन सा उपकरण है, ठीक है, ये सारी चीजें बोर्ड के एग्जाम में अक्सर कर सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और हर साल बोर्ड के एग्जाम में हर पेपर में कोई भी सेट हो, उस सेट में ट्रांसफार्मर जरूर देता है। तो ट्रांसफार्मर आज हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे ट्रांसफार्मर। फार्मर ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर तो आप लोग देखे होंगे, सबके गांव में अगल बगल जो है ट्रांसफार्मर जरूर लगे होंगे। बिना ट्रांसफार्मर के घर में बिजली कैसे आती है? आती ही नहीं होगी, यह संभव ही नहीं है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो निम्न विभव को उच्च विभव में और उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो उच्च विभव को निम्न विभव में तथा निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने का कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का ये जो है, ट्रांसफार्मर उच्च विभव को निम्न विभव में तथा निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने का कार्य करता है। परिवर्तित करता है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का ये बार बार पूछा जाता है अक्सर कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, कौन से प्रिंसिपल इसमें होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत, प्रिंसिपल, वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब कि जब दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप रखी हो, तो पहली कुंडली में यदि धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो दूसरी कॉइल में जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। ये घटना जो है वो अन्योन्य प्रेरण, या उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब ट्रांसफार्मर जो है उच्च विभव को निम्न विभव में बदल रहा है, निम्न विभव को उच्च विभव में बदल रहा है। तो वोल्टेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो होता है वो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें जो फेरों की संख्या होती है, कॉइल होती है, दो लगी होती है, दोनों को मैं लिख देता हूं पहले, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया, दूसरा जो है अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बना रहा हूं और अपचाई ट्रांसफार्मर दोनों को मैं बना रहा हूं। यहां पर एक हमारा जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, और इस साइड में बना देता हूं यहां पर अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब कि जो इसमें दो कॉइल लगे होते हैं,
ऊपर एक कॉइल लगा हुआ है, बीच में एक रॉड लगा हुआ है और यहां पर सेकेंड कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, इस वाली कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राथमिक कुंडली। ये वाली जो कॉइल होती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली। बीच में जो इस तरह से जो समांतर रेखाएं खींची गई है इसको बोलते हैं, क्रोड लगे हैं लोहे के। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। और ये हमारी है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली का मतलब ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। मतलब इसको लिख सकते हैं एनपी, फेरों की संख्या, और इसको लिख सकते हैं एनएस। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम ये है कि ये कम वोल्टेज को या निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित, इसमें फेरों की संख्या एनपी जो है और इसमें फेरों की संख्या एनएस है। मतलब कि एनपी का मतलब फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल, और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है, मतलब हम लिख सकते हैं एनपी इज लेस देन किससे, एनएस से। यह कम विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर देता है, मतलब इसमें विभव कम होगा और इसमें विभव क्या होगा, अधिक होगा। मतलब प्राइमरी कॉइल में विभव वीपी लेस देन किससे, सेकेंडरी कॉइल में विभव कितना है, बीएस से। इसमें क्या होता है कि जब प्राइमरी कॉइल में फिर वोल्टेज का मान कम है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज का मान अधिक है, तो प्राइमरी कॉइल में जो धारा बहेगी आईपी वो अधिक होगी और सेकेंडरी कॉइल में जो धारा बहेगी वो कम होगी। ठीक है, ये कम क्यों है, अधिक क्यों है, क्यों नहीं, वोल्टेज अधिक होने पर धारा अधिक हो गई है, तो आगे इसको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी चीजें हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में फेरों की संख्या कम है, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा है, तो वो ट्रांसफार्मर हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, फेरों की संख्या अधिक होने का मतलब विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल अधिक होने का मतलब इसमें वोल्टेज अधिक होता है। ठीक है, अगर इसमें फेरों की संख्या कम कर दें तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसमें विद्युत वाहक बल ई जो होगा वो फेरों की संख्या कम है, और जब फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल में कम होगी तो वोल्टेज ये कम देगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसको बना देते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब ये उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित कर देता है, उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसमें भी प्राइमरी कॉइल होते हैं, सेकेंडरी कॉइल होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स प्राइमरी कॉइल ये वाली, और नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल प्राथमिक कुंडली ये वाली है, ये प्राथमिक कुंडली, और ये हमारी द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। ठीक है, इसमें जो फेरों की संख्या होगी एनपी प्राइमरी कॉइल में, और इसमें जो फेरों की संख्या होगी उसको एनएस बोलेंगे। यह उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित कर देता है, मतलब कि इसमें वोल्टेज ज्यादा होगा तो जो वोल्टेज निर्गत हमें मिलेगा वो वोल्टेज कम मिलेगा। निवेशी जो वोल्टेज होगा इनपुट वाला वो इनपुट विभव ज्यादा होगा, और जो आउटपुट विभव मिलेगा इससे ये वाला निर्गत, इसमें विभव कम होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एनपी इज ग्रेटर देन एनएस से। ठीक है, यहां विभव अधिक है, यहां विभव कम है, मतलब वीपी इज ग्रेटर देन किससे, वीएस से। परंतु जो इसमें धारा बहेगी आईपी वो लेस देन होगी किससे, आईएस से। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में धारा का मान अधिक होगा, प्राइमरी कॉइल में धारा का मान कम होगा। ठीक है, मतलब कि हम यहां से ये देख रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक है तो वोल्टेज भी ज्यादा है, और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है तो वोल्टेज भी कम है। मतलब कि हम यहां से लिख सकते हैं एनपी बटा में एनएस बराबर वीपी बटा में बीएस, ये भी लिख सकते हैं। यहां पर भी वही लाइन लिख सकते थे हम कि एनपी बटा में एनएस
बराबर Vp बटा में Vs। प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम थी, वीवो कम था, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल में जो है फेरों की संख्या अधिक है, तो वीवो क्या है, अधिक है यहाँ पर, ठीक है। आगे बताएंगे क्यों ऐसी घटना हो जा रही है। तो यहां तक डाउट, एनीवन? डाउट तो किसी को नहीं होगा, जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर, कोई एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं, उसमें क्रोड लगाए जाते हैं, पटली क्रोड लगाए जाते हैं, किस तरह से क्या होता है, ये सारी घटनाओं को हम देखते हैं। तो कोई एक जो है ट्रांसफार्मर बना लेते हैं हम यहाँ पर, किसी एक को, यहां पर एक पतली पतली जो है पत्तियां लगी होंगी, पूरा पूरा इस तरह से, जिसको क्रोड बोलते हैं। ये पत्तियां लगी होती हैं, जिसको क्रोड बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसमें पतली 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 पट्टियां लगी होती है, एक दूसरे के ऊपर पृथक्कृत होती हैं। तो ये पतली पतली जो है एक पत्ती होती है, लोहे की पत्ती होती है, जिनको क्रोड बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है एक कॉइल इधर लगी होती है, ठीक इस तरह से, इसमें भी कॉइल लगी होती है, ठीक है। ये भी कॉइल लगा होता है, ये और ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं निवेशी। निवेशी का मतलब होता है इनपुट, और इसको बोलते हैं निर्गत। निर्गत का मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। ये कुंडली लगी होती है, तांबे की कुंडली लगी होती है, तो ये निवेशी है। निवेशी का मतलब जो है यहाँ पर जिसको हम धारा दे रहे हैं, और यहाँ पर जिससे हम जो है करंट क्या कर रहे होंगे, ले रहे होंगे, तो ये निर्गत है, आउटपुट हमारा है। प्राथमिक कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राथमिक कॉइल का मतलब, प्राथमिक कॉइल कहेंगे कब, ठीक है। हमने तो ये बोल दिया कि ये प्राथमिक कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। प्राथमिक कॉइल का मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई भी जो है किसी कॉइल को हम निवेशी दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो वो हमारा प्राथमिक होगा, और जिससे हम आउटपुट ले रहे होंगे वो हमारा सेकेंडरी कॉइल होगा, मतलब द्वितीय कुंडली होगी। तो निवेशी कभी भी होगा तो वो हमारा प्राइमरी कॉइल होता है, प्राथमिक कुंडली होती है। तो ये हमारा जो है प्राइमरी कॉइल है, जिसको हम बोलते हैं MARY, प्राइमरी कॉइल हो गई। और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है ये, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर में, इसमें लोहे के पतली क्रोड लगे होते हैं, पतली पतली पत्तियां लगी होती हैं। ये पत्तियां एक दूसरे से पृथक्कृत होती हैं। इन पत्तियों के ऊपर जो है नर्म जो है यहाँ पर तांबे की कुंडली लगाई जाती है। ये कुंडलियां एक दूसरे से पृथक्कृत होती हैं। जब पृथक्कृत होंगी तो एक में फेरों की संख्या कम होती है, दूसरे में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। तो एक तरह से ये वाला जो ट्रांसफार्मर बनाया गया है, ये ट्रांसफार्मर जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, मतलब कम विभव को अधिक वोल्टेज में बदलने का काम कर रहा है। आप देखेंगे अधिक वोल्टेज में जब बदल रहा होगा तो निवेशी हम देंगे, तो जब भी हम निवेशी दे रहे होंगे तो प्रत्यावर्ती दे रहे होंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर डीसी के लिए काम नहीं करता है, हमेशा एसी के लिए काम करता है। तो जब भी इसमें हम निवेशी दे रहे होंगे, मतलब इनपुट, तो ये हम प्रत्यावर्ती दे रहे होंगे। जब प्रत्यावर्ती दे रहे होंगे तो इसमें बार बार धारा प्रवाहित हो रही होगी, और धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा इस तरह से घूमकर इस तरह से जा रही है, इस तरह से, ठीक है। जब धारा इसमें से जाएगी तो हम जो है अंगुली को ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा जो है ऊपर की ओर है। और हम ये जानते हैं कि जब भी हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कोई ना कोई जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, अंगूठा ऊपर है।
तो ये इस तरह से होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऊपर है तो ये इस तरह से होकर इस कुंडली में प्रवेश करेगा और इस तरह से आएगा इसमें बार बार ये कॉइल के अंदर जाता रहेगा, कॉइल के अंदर जाता रहेगा और इस कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन होगा और फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो सेकेंडरी कॉइल में धारा बहेगी। आउटपुट हमारा है और आउटपुट हमारा वही मिलेगा जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं। इनपुट हम प्रत्यावर्ती दिए हैं तो आउटपुट भी हमें प्रत्यावर्ती मिलेगा। अब ये इस प्राथमिक कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, तो पहले में हमने जो है धारा के मान में परिवर्तन किया था। धारा के मान परिवर्तन करने का मतलब जो है अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट बार बार चेंज होता है। जब चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा और फ्लक्स परिवर्तन होगा तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, मतलब एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो सेकेंडरी कॉइल में एक धारा बहेगी, ठीक है। और ये भी धारा कौन सी होगी, वही अल्टरनेटिंग करंट होगी, मतलब इनपुट जो दिए आउटपुट वही हमें मिल रहा होगा, ठीक है। ये मिटाते हैं कहीं ना कहीं, आप इसको नोट कर लीजिएगा यहां पर, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है थोड़ी और इसलिए मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं। चलिए, हम लोग को ये पता है कि प्राथमिक कॉइल में हम दे रहे होंगे तो प्राथमिक कॉइल के लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए, ठीक है, मतलब ईपी विद्युत वाहक बल माइनस एनपी डी फाइव बी अपॉन डी टी, ठीक है। द्वितीय कॉइल में जैसे ही प्राथमिक कॉइल में एक कंडीशन हो रहा होगा उसी तरह से सेकेंडरी कॉइल में भी एक कंडीशन हो रहा होगा, उसमें भी एक ईएमएफ उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो ईएस बराबर माइनस एनएस डी फाइव बी अपॉन डी टी, ठीक है। यदि हम दोनों का रेशियो निकालते हैं तो ईपी बटा में ईएस बराबर लिख सकते हैं एनपी बटा में एनएस, ठीक है। मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या ज्यादा है उसमें ईएमएफ अधिक उत्पन्न होगा और जिसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या कम है उसमें ईएमएफ कम उत्पन्न होगा। प्राथमिक कॉइल में मतलब प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है, फेरों की संख्या कम है तो विद्युत वाहक बल कम होगा, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स अधिक हैं तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ अधिक उत्पन्न होगा, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एनपी बटा में एनएस है, अभी हम रेशियो वहां पर निकाले थे कि एनपी बटा में एनएस इज इक्वल टू वीपी बटा में बीएस, तो हम यहां से लिख सकते हैं अतः ईपी बटा में ईएस बराबर वीपी बटा में बीएस बराबर एनपी बटा में एनएस, ठीक है। ये जो विद्युत वाहक बल नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज का जो रेशियो है इस रेशियो को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर फॉर्मेशन रेशियो को बोलते हैं परिणमन अनुपात, जिसको बोलते हैं आर, ठीक है। आर हमारा परिणमन अनुपात है, परिणमन अनुपात है, आर को बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ये वाला, ठीक है। तो परिणमन अनुपात का मतलब कि जब भी जो है ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित करते हैं या जो है हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो है विद्युत वाहक बल प्राइमरी कॉइल में उत्पन्न और सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल का रेशियो जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है, परिणमन अनुपात कहलाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एनपी बटा में एनएस जो लिखा गया है प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या का जो रेशियो होता है उस रेशियो को बोलते हैं परिणमन अनुपात, ठीक है। परिणमन अनुपात के बाद हम ये भी जानते हैं कि जो धारा प्रवाहित हो रही थी इसमें वीपी बटा में वीएस जो धारा थी, तो प्राइमरी कॉइल में जो निवेशी वाला था यहाँ पर जो दे रहे थे, हम दे रहे थे यहाँ पर जो है निवेशी जितना देंगे हमें जो है निर्गत उतना मिल रहा है। लेकिन हम इसमें एक देखें कि यदि प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है तो इसमें धारा का मान अधिक रहेगा और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है तो धारा का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। लेकिन यहां पर एनपी इज लेस देन एनएस से, ठीक है। जब एनपी लेस देन एनएस से है तो हम ये भी जानते हैं कि वीपी इज लेस देन किससे, वीएस से, परंतु हम यहाँ पर आईपी इज ग्रेटर देन कितना लिख रहे हैं, आईएस लिख रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ से है कि यहाँ को कम लिख रहे हैं, ये वाला ज्यादा लिख रहे हैं क्योंकि फेरों की संख्या अधिक है वहां पर, यहाँ पर फेरों की संख्या कम है, तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं। हम ये जानते हैं कि निवेशी जितना दे रहे होंगे निर्गत हमें उतना ही मिल रहा होगा, मतलब कि जितने सामर्थ्य हम इधर दे रहे होंगे उतनी सामर्थ्य मिल रही होगी हमें।
तो प्राथमिक कॉइल में दिया गया सामर्थ्य सेकेंडरी कॉइल में लिए गए सामर्थ्य के बराबर होता है, मतलब निवेशी जितना देंगे निर्गत उतना ही मिल रहा होगा। P बराबर सूत्र होता है V इंटू आई, और यहाँ पर भी V इंटू आई होता है। प्राथमिक कॉइल के लिए बात करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं VP इंटू IP, ठीक है, बराबर VS इंटू IS, ठीक है। अब यदि वोल्टेज का मान अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो है इक्वल करना है इधर। अगर ये मान कम है, ये मान अधिक है तो ये मान कम होगा, और ये मान जो है कम है तो ये मान ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जितना हम निवेशी दिए निर्गत हमें उतना ही मिलना चाहिए, तो रेशियो हमारा सेम आना चाहिए इनका, ठीक है। लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर यदि होगा तो उसके लिए ये इक्वल होते हैं। यदि आदर्श ट्रांसफार्मर न हो तो हम जितना निवेशी देते हैं तो निर्गत हमें उतना नहीं प्राप्त होता है, थोड़ा बहुत उसमें लेस हो जाता है, ऊर्जा की थोड़ी हानि हो जाती है, जिसको ऊर्जा ह्रास बोलते हैं, ठीक है। अगर हम जो है यहाँ पर 200 वोल्ट का लगाए हैं तो अगला हमें जो निवेशी मिल रहा होगा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कम मिल रहा होगा, ठीक है। कम मिलने का मतलब जो है थोड़ी बहुत ऊर्जा की हरासमेंट हो रही होगी। लेकिन किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें तो आदर्श ट्रांसफार्मर में जितना हम निवेशी दे रहे होंगे निर्गत हमें उतना ही मिल रहा होगा, मतलब कि इनपुट जितना दे रहे होंगे तो आउटपुट हमें उतना ही प्राप्त हो रहा होगा ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ये तो इसीलिए जो है धारा का मान कम हो रहा है और धारा का मान अधिक हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि प्राथमिक कॉइल में जो यहां पर लिखे थे तो NP बटा में NS बराबर यहां पर लिख सकते हैं IP बटा में IS, ठीक है, IP बटा में IS कर रहे हैं, IS बटा में IP, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स, फेरों की संख्या, देखिए ये जो लिखा गया यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक दूसरे के विरोध का मानुपाती है। यदि फेरों की संख्या कम होगी तो धारा का मान अधिक होगा, ठीक है। यदि फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो धारा का मान कम होगा, यदि फेरों की संख्या कम होगी तो धारा का मान अधिक यहाँ मिल रहा है, ठीक है। फेरों की संख्या अधिक, धारा का मान कम, फेरों की संख्या कम, धारा का मान अधिक, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं अतः R बराबर EP बटा में ES, ठीक है, बराबर VP बटा में VS बराबर NP बटा में NS बराबर IS बटा में IP। ये सब के सब जो है परिणामानुपात अनुपात है, ठीक है। तो एक ट्रांसफार्मर के लिए इतनी बात होनी जरूरी है, ठीक है, ये चीजें होना चाहिए ट्रांसफार्मर के लिए। उच्चाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई बनाएंगे तो भी यही कंडीशन आएगा, ठीक है, दोनों के लिए सेम चीजें होती हैं, ये ध्यान देंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता को देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कैसी होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की दक्षता, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो दक्षता होती है वह दक्षता ट्रांसफार्मर की हमेशा जो 1 से कम होती है, ठीक है। ईटा की वैल्यू जो होती है, दक्षता को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं और ईटा का मान हमेशा जो है 1 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये भी चीज ध्यान देंगे कि जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है ईटा, अगर कोई आदर्श ट्रांसफार्मर में, तो आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो लगभग 100% होती है, 100% होती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। लेकिन वो ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर होना चाहिए, ये ध्यान देंगे और ये ध्यान देंगे, ठीक है। अगला उसमें ये है कि अगर आदर्श ट्रांसफार्मर को हटाकर कोई व्यवहारिक ट्रांसफार्मर जो यूज कर रहे हैं, अगर वो ट्रांसफार्मर ले लिए हम तो उसकी दक्षता कितनी होती है, तो उसकी दक्षता लगभग नियर अबाउट जो हम व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं तो उसकी दक्षता 90% होती है। 90% का मतलब 10% जो उसकी दक्षता होती है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाती है, ऊर्जा के रूप में कम हो जाती है, हानि उसमें हो जाती है, ठीक है। तो लगभग हमें 90% उसकी दक्षता मिलती है। अगर किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है और वो व्यवहारिक जीवन में यूज किया जा रहा है तो वो ट्रांसफार्मर बढ़िया ट्रांसफार्मर मतलब अच्छा ट्रांसफार्मर है। लेकिन अगर आदर्श ट्रांसफार्मर में उसकी दक्षता की बात करेंगे तो उसकी दक्षता जो होती है वो हमेशा 100% होगी। ईटा बराबर होता है इनपुट बटे में आउटपुट, ठीक है, निर्गत और हाँ, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो यदि आदर्श ट्रांसफार्मर में तो उसकी दक्षता 100% होगी और व्यवहारिक जीवन में जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं उसकी दक्षता लगभग 90% के इक्वल होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो निर्गत
बटा में निवेशी, ठीक है, मतलब कि आउटपुट बटे में इनपुट। निर्गत हमारा जो है VS शक्ति, निर्गत शक्ति लिख लेते हैं, शक्ति बटा में निवेशी शक्ति, ठीक है, जिसको निर्गत को बोलते हैं VS इंटू IS बटा में VP इंटू IP। तो ईटा बराबर हम लिख सकते हैं VS IS बटा में VP IP, ये हमारी दक्षता है, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से हम दक्षता को ज्ञात कर सकते हैं। दक्षता को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पूरा पूरा ट्रांसफार्मर रहा, ट्रांसफार्मर का एक्सप्लेन रहा, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में यदि ट्रांसफार्मर आ रहा है तो आप बोर्ड के एग्जाम में ट्रांसफार्मर जो भी है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इस एक्सप्लेन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक खत्म हो गई, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो है समाप्त हो गया अब।